अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बोन डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ बोन डेवलप्स, ठीक है। डिटेल से हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज से बोन किस तरह से डेवलप होती है। वो प्रोसेस जिसमें बोन की फॉर्मेशन होती है डेट इज़ नोन एज ऑस्टियोजेनेसिस, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना, स्टार्ट में ही हमने यही पढ़ लिया था। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस। और ये कब स्टार्ट होता था बेटे? ये स्टार्ट होता था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और टिल जो है थ्रू आउट लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी में ये कंटिन्यू रहता है प्रोसेस, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़े थे? एक पाथवेज ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस के पाथवेज कौन से थे? देयर आर टू प्राइमरी पाथवेज ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। हमने उसको दो मेन पाथवेज में डिवाइड किया था। एक को हमने कह दिया था फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स, और एक को हमने क्या कह दिया था? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बोन्स। लॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन कैसे होती थी वो हमने डिटेल से पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में बेटे मैं आपको पढ़ाऊंगी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स पढ़ी हमने डिटेल से, उसके सारे मैंने आपको स्टेजेस बताए थे, ठीक है। उसमें कॉन्डोसाइट्स इन्वॉल्व थे, ऑसिफिकेशन थी, ऑस्टियोसिस थे, ठीक है। और विद डायग्राम मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी का नेक्स्ट जो पाथवे है, यानी कि दो प्राइमरी पाथवेज थे ना, आज हम सेकंड पाथवे स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे किसकी? स्मॉल बोन्स की। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ये बेटे यहाँ पे नंबर 2, a few bones, for example some bones of the skull, develop directly into hard bone without forming cartilage first. In these cases the osteocysts are initially scattered randomly throughout the embryonic connective tissues but soon fuse into layers and become flat plates of bones. बहुत सिंपल ये फिनोमेना है। ये उस तरह से पॉइंट वाइज हमने डिटेल से ये प्रोसेस इतना नहीं पढ़ना। इट इज़ सिंपल। फ्यू बोन्स, हमारी बॉडी की कुछ बोन्स जैसे कि जो स्मॉल इन साइज हैं, जैसे सम बोन्स ऑफ स्कल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये डायरेक्टली डेवलप होती हैं इनटू हार्ड बोन विदाउट फॉर्मिंग कार्टिलेज फर्स्ट। इससे पहले जब हमने प्राइमरी पाथवे पढ़ा था, जब हम लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि कार्टिलेज से पहले कार्टिलेज बनेगा, फिर कार्टिलेज के सेंटर में से एक फिनोमेना शुरू होता था, ब्लड वेजल्स आती थी, ठीक है। और इसी तरह होता था ना। लेकिन यहाँ पे जब स्मॉल बोन्स की बात होगी तो बेटे क्या होगा कि दे डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम कार्टिलेज, यानी कि उनको पहले कार्टिलेज में कन्वर्ट नहीं होना पड़ता, बल्कि वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं? हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज में उनकी कन्वर्जन नहीं होगी। यानी कि ये जो स्मॉल बोन्स होती हैं ये डेवलप होती हैं डायरेक्टली इनटू हार्ड बोन विदाउट फॉर्मिंग कार्टिलेज फर्स्ट, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि ऑस्टियोसिस्ट, कौन से सेल आएंगे यहाँ पे? ऑस्टियोसिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोसिस्ट यहाँ पे क्या करेंगे? इनिशियली बेटे ये तमाम के तमाम जितने भी, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रहा होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उसमें ऑस्टियोसिस जो हैं इनिशियली सारे के सारे रेंडमली, यानी कि एक जैसे इनकी स्कैटरिंग जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर होती है, और थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं? ये फ्यूज़ हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं ये सारे के सारे जो ऑस्टियोसिस थे ना, और ये लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। और देन यही लेयर जो हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? फ्लैट बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फ्लैट प्लेट्स ऑफ बोन। क्लियर? ये छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी फॉर्मेशन है। दोबारा से मेन पॉइंट रिकॉल कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बोन्स, ठीक है। स्मॉल बोन जो हैं वो किस तरह से फॉर्म होती हैं? हमारी बॉडी की कुछ बोन, जैसे कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है बोन्स ऑफ द स्कल, ये डेवलप होती हैं डायरेक्टली इनटू हार्ड बोन विदाउट अंडरगोइंग कार्टिलेज। इस केस में क्या होता है कि ऑस्टियोसिस्ट जो हैं ये इनिशियली रेंडमली स्कैटर होते हैं थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद ये क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे, यानी कि कंबाइन हो जाएंगे इनटू लेयर्स, और वही लेयर जो है आगे चल के फ्लैट प्लेट्स ऑफ बोन में जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। इज डेट क्लियर? अब हमने बेटे अपना टॉपिक जो था, जो हमने कल स्टार्ट किया था, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स या डेवलपमेंट ऑफ बोन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसको हमने दो मेन पाथवेज में डिवाइड किया। एक में हमने लॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन पढ़ ली, और एक में हमने क्या पढ़ ली? स्मॉल बोन्स की फॉर्मेशन पढ़ ली। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटे। पहले, इससे पहले जितना भी हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं बोन्स के बारे में। व्हाट आर बोन्स, बोन्स कैसे फॉर्म होती हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये सारा हमने डिटेल पढ़ा।
अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज आपकी बुक का पेज नंबर है 258, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, बेटे नजर आ रहा है आपको? As described in the previous paragraph, most of the cartilage of fetus is replaced by bone. However, some cartilage remain throughout life and provide flexibility. For example, the areas between bones at the end of nose and in the outer ear and along the inside of trachea. A layer of connective tissue called perichondrium surrounds the cartilage. It contains blood vessels, lymphatic vessels, and nerves that supply the cartilage tissue. Inside pericardium is the cartilage matrix, which is composed of collagen, elastin, proteoglycans, and other fiber. It gives the tissue its strength, flexibility, and resistance to compression. Unlike other connective tissue, there are no blood vessels inside the cartilage matrix. The cells of cartilage are supplied by diffusion. Because of this, it heals very slowly. The cartilage cell called chondrocytes are present within small space called lacunae, या lacunae भी आप कह सकते हैं, which are embedded in cartilage matrix. Chondrocytes are responsible for synthesizing and maintaining the matrix of cartilage. अभी जो टॉपिक जिसकी बेटे मैंने रीडिंग की है, डेट इज कार्टिलेज, ठीक है। व्हाट इज कार्टिलेज? डिटेल से अब हम पढ़ेंगे, सारी इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ। अब हमने कार्टिलेज के बारे में, इसमें सेल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी टाइप्स कैसी हैं, अब हमने डिटेल से पढ़ना है। हमने शुरू किया स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ऑफ फीटस, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो ज़्यादातर कार्टिलेज जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बाय बोन्स। यानी कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब फीटल स्टेज होता है तो पहले क्या चीज़ होती है, कार्टिलेज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह डेवलपमेंट प्रोसीड करती जाएगी, तमाम का तमाम कार्टिलेज एक्सेप्ट फ्यू जो हम शुरू में ही पढ़े हैं कि थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी परसेंटेज कार्टिलेज की जो है वो कन्वर्ट नहीं होती, बाकी सारा का सारा कार्टिलेज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू बोन्स। क्लियर है? हाउएवर सम कार्टिलेज, वो तो मैंने पहले बता दिया कि वो थ्रू आउट द लाइफ वैसे ही रहता है। और इसका मेन मकसद क्या है, देखो ज़्यादातर परसेंटेज कार्टिलेज की कन्वर्ट होगी किसमें, बोन्स में। लेकिन कुछ कार्टिलेज ऐसा रह गया जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ। जो कन्वर्ट नहीं हुआ उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। तो वो जो कार्टिलेज रह जाता है वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है बेटे, वो हमें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल इसकी दी हुई है कार्टिलेज की, जो कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो जो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ रह रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। द एरिया बिटवीन बोन्स, बोन्स के दरमियान का थोड़ा सा एरिया जो है वो कार्टिलेज में रहता है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ नोज़, अगर आप लोग खुद अगर फील करो अपने नोज़ के एंड पे तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप अपने नोज़ को थोड़ा सा यूं शेक करो, हिलाओ, तो ये दोनों तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ हल्का सा घूम जाएगा। दिस इज ड्यू टू कार्टिलेज। बोन नोज़ के बिल्कुल एंड पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से नोज़ के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा आउटर ईयर, अगर आप लोग अपना आउटर ईयर देखो, एक तो इनर ईयर है ना जो अंदर है, एक है आपको बाहर से अपना ईयर नज़र आ रहा है, डेट इज़ नोन एज आउटर ईयर। आउटर ईयर को भी अगर आप चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसको अगर आप फोल्ड करो फोल्ड हो जाता है, आगे करो आगे हो जाएगा, पीछे करोगे पीछे हो जाएगा, वो बोन की तरह हार्ड नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट है डेट इज़ कार्टिलेज, ठीक है, वही इसको फ्लेक्सिबल बना रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, इनसाइड ऑफ ट्रैकिया। हमारा जो ट्रैकिया है उसका जो इनसाइड है वहाँ पे भी क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो कि उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। इज डेट क्लियर? अब आपको समझ आ गई कि कार्टिलेज क्या है और कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं डेट इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। पहले हमने क्या पढ़ लिया, सिंपल कार्टिलेज के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज कार्टिलेज। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। मैंने ये नीचे पैराग्राफ जो मैंने अभी रीड आउट किया था बेटे, कार्टिलेज की को हमने 3 मेन पॉइंट्स में हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पहले हमारे पास आएगा पेरिकॉन्ड्रियम, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेट इज कार्टिलेज मैट्रिक्स, और तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डेट इज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। 3 मेन यहाँ पे आप लोग जो है इसके स्ट्रक्चर में ये पढ़ोगे।
सबसे पहली जो चीज़ आएगी इसके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में, डेट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, पेरिकॉन्ड्रियम। व्हाट इज पेरिकॉन्ड्रियम? अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, वो लेयर कनेक्टिव टिश्यूज की जिसने कार्टिलेज को सराउंड किया होता है, जो कार्टिलेज के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। व्हाट इज पेरिकॉन्ड्रियम? तो आपको पता होना चाहिए, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज डेट सराउंड द कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉर्डियम। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है बेटे? कि पेरिकॉर्डियम के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? नर्व प्रेजेंट है, जो कि कार्टिलेज टिश्यू को क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ब्लड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या बता दिया, हमने पहली जो स्ट्रक्चर इसका पढ़ा, डेट इज नोन एज पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम क्या है? ये लेयर है किसकी? कनेक्टिव टिश्यूज की। वो कनेक्टिव टिश्यूज इन्होंने कार्टिलेज को सराउंड किया हुआ, उसके इर्द गिर्द जो है ये लेयर प्रेजेंट है। इस लेयर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेजल प्रेजेंट है, और इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट है, जो कि कार्टिलेज टिश्यू को क्या देते हैं? उसको सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट मटीरियल्स। ठीक है, क्लियर? सेकेंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, डेट इज नोन एज कार्टिलेज मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्टिलेज मैट्रिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज कार्टिलेज मैट्रिक्स? आपको पता होना चाहिए, पेरिकॉर्डियम के अंदर क्या हमने पढ़ा? अभी जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना, पेरिकॉर्डियम, क्या पढ़ा था? पेरिकॉर्डियम। इनसाइड पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम के अंदर कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और उसकी कंपोजिशन क्या है? वो किस चीज़ से बना होता है बेटे? वो बना होता है कोलाजन, इलास्टिन एंड प्रोटियोग्लाइकन्स एंड अदर फाइबर्स। यानी कि इसकी कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मिलके कार्टिलेज मैट्रिक्स बनाती हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपने बताना है। दोबारा बता देती हूँ, पेरिकार्डियम के इनसाइड, यानी कि इनसाइड ऑफ पेरिकार्डियम कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कोलाजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड अदर फाइबर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने मेन काम ये क्या याद करना है कि कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है, इसका मेन काम फंक्शन क्या है कि ये टिश्यू को स्ट्रेंथ देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन होती है। ठीक है, क्या इसका आगे फंक्शन हमने देख लिया, क्या फंक्शन है? इट गिव द टिश्यू इट्स स्ट्रेंथ, ये टिश्यू को स्ट्रेंथ देगी, फ्लेक्सिबिलिटी देगी, और इट इज रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। क्लियर? आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जिस तरह से बाकी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर अनलाइक अदर टिश्यू, यानी कि बाकी अक्सर कनेक्टिव टिश्यूज में तो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर ब्लड वेजल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगी। देयर आर नो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट इनसाइड कार्टिलेज मैट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, दे आर सप्लाइड, इनको सप्लाई कैसे होती है? अब ब्लड वेजल्स तो वहाँ पे है नहीं है, इसका मतलब है उनको किस तरह से सप्लाई होगी? डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, तो उनको जो सप्लाई होती है बेटे वो होती है बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिसके ज़रिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो हैं, डिफरेंट सब्सटेंस जो उनको रिक्वायर्ड हैं, वो कैसे जाएंगे? वो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बिकॉज ऑफ दिस इट हील्स वेरी स्लोली। और यही वजह है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो है नहीं है, तो अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ये बहुत स्लोली जो है वो हील अप होता है, इसको हील अप होने में टाइम लगता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कार्टिलेज मैट्रिक्स। दोबारा से इसके पॉइंट रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा इनसाइड पेरिकार्डियम क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और कार्टिलेज मैट्रिक्स की कंपोजिशन मैंने क्या बताई थी? इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलाजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड अदर फाइबर। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इट गिव द टिश्यू इट्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अनलाइक कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज की तरह यहाँ पे बेटे जो ब्लड सप्लाई है या ब्लड वेजल जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। देयर इज़ नो ब्लड वेजल इनसाइड कार्टिलेज मैट्रिक्स। और यहाँ पे ब्लड वेजल्स तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब है यहाँ पे सप्लाई जो है वो किस तरह से हो रही है? तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो कौन सा है? डेट इज़ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ही की वजह से अगर कोई मतलब ये प्रोसेस डिफ्यूजन है ना, ब्लड सप्लाई तो हो, वो ब्लड वेजल्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगर कोई इंजरी हो जाती है तो बेटे जो उसका हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, और उसकी मेन वजह ही यहाँ पे ये है कि वहाँ पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रही होती है? डिफ्यूजन हो जाती है।
स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, डेट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। व्हाट आर कॉन्ड्रोसाइट्स? कार्टिलेज सेल, कुछ सेल्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज सेल कहते हैं। कार्टिलेज सेल्स को नेम दिया गया है किसका? कॉन्ड्रोसाइट्स का। क्या नाम दिया गया है? कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम दिया हुआ है। और ये प्रेजेंट होते हैं विद इन द स्मॉल स्पेस। स्मॉल स्पेस होता है, उस स्मॉल स्पेस के अंदर जो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उस स्मॉल स्पेसेस को, छोटे छोटे स्पेसेस हैं, ठीक है, उन स्पेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लेक्यूनी कहते हैं, लेक्यूनी, ठीक है। और लेक्यूनी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड कार्टिलेज मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या क्या है? ये जो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज है उसको मेंटेन भी करते हैं और उसको सिंथेसाइज भी करते हैं। इज डेट क्लियर? लास्ट स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ लिया? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स में मैंने आपको क्या बताया कि कार्टिलेज सेल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं विद इन द स्मॉल स्पेसेस। और इन स्मॉल स्पेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लेक्यूनी कहते हैं। और लेक्यूनी कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज एम्बेडेड इन द कार्टिलेज मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोसिट्स यानी कि जो कार्टिलेज सेल है, इनका मेन फंक्शन क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग एंड मेंटेनिंग द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज को डिटेल से। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कार्टिलेज, आपको मैंने बताया, फिर मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के कौन कौन से एरियाज में जो हैं वो कार्टिलेज प्रेजेंट है। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर में तीन मेन यहाँ पे हमने चीज़ें देखी। कौन कौन सी? पेरिकॉर्डियम कहाँ प्रेजेंट है, उसका क्या फंक्शन है, ये मैंने बताया। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई? कार्टिलेज मैट्रिक्स, ठीक है। उसके सारे पॉइंट वाइज मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस और उसका कंपोजिशन जो है वो बताई। और थर्ड हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ पढ़ी बेटे? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स किधर होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, वो भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। क्लियर है? आपकी बुक का नेक्स्ट पेज है 259, ठीक है। 259 के बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास न्यू टॉपिक यहाँ पे हमें गिवन है, कार्टिलेज टाइप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्टिलेज की टाइप्स पढ़ेंगे कि कार्टिलेज कितनी टाइप्स का होता है। पहले हमने क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज पढ़ा, व्हाट इज कार्टिलेज। फिर हम किस पे आए? कार्टिलेज के स्ट्रक्चर पे आए, स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि कार्टिलेज की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स। तो पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कार्टिलेज टाइप्स। कार्टिलेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. Hyaline cartilage is the most common type and is found in the nose, trachea, and articulating surfaces of bones in joints. Number 2, fibrocartilage is found in the areas of the body that experience high stress and tension, such as the invertebral disc and pubic symphysis. Third is elastic cartilage is found in external ear and epiglottis. Clear? हमने पढ़ी, मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है, डैट इज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, इसको हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 इज नोन एज हाइलीन कार्टिलेज। सबसे पहली जो कार्टिलेज है उसका नाम क्या है? हाइलीन, HYA, हाइलीन कार्टिलेज। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप जो टाइप है कार्टिलेज की, डैट इज़ नोन एज हाइलीन। हाइलीन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है बेटे? ये प्रेजेंट है इन द नोज में, ट्रैकिया में और आर्कुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स, यानी कि जब वो पॉइंट जहाँ पे जॉइंट्स हैं, जहाँ पे 2 बोन्स मीट करती हैं, वहाँ पे जो है ये हाइलीन कार्टिलेज जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे जो टाइप है कार्टिलेज की, डेट इज़ नोन एज फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज बेटे ये उन एरियाज में होती है जहाँ पे हाई स्ट्रेस और हाई टेंशन जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। हमारी के बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ पे हाईली हम स्ट्रेस को या टेंशन को एक्सपीरियंस करते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? वर्टिब्रल, इनवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। थर्ड टाइप की तरफ अगर हम आते हैं, थर्ड टाइप इज नोन एज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये कहाँ फाउंड होती है बेटे? इट इज़ फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर एंड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस में और एक्सटर्नल ईयर में जो कार्टिलेज फाउंड होती है, जो पाई जाती है, डेट इज़ नोन एज इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर? अच्छा बेटे, जब मैं यहाँ पे आपको टाइप्स पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। आपने कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है बेटे? ये
जॉइंट है जो सैंडविच होता है, यानी कि बिल्कुल दरमियान में सैंडविच होता है किसके, बिटवीन लेफ्ट प्यूबिक बोन एंड राइट प्यूबिक बोन, यानी कि राइट प्यूबिक बोन और लेफ्ट प्यूबिक बोन के दरमियान में जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी का जो अपर जितना वेट है वो सारा इसने कैरी किया होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं किसकी, फाइब्रोकार्टिलेज की, एक इन्वर्टिबल डिस्क और एक कौन सा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आपको समझ आ गई व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है बेटे ये एक जॉइंट है डेट इज स्कैटर्ड या सैंड, ये आप कह सकते हो, हम वर्ड यूज कर लेते हैं डेट इज सैंडविच बिटवीन। सैंडविच बिटवीन का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान में एक चीज़ के फंसी हुई एक चीज़ हो, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है बेटे ये एक जॉइंट है जो सैंडविच होता है बिटवीन लेफ्ट प्यूबिक बोन एंड राइट प्यूबिक बोन। इज इट क्लियर। आपकी बुक में यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आओ तो आपको 3 डायग्राम्स यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही हैं। दीज आर कार्टिलेज टाइप्स, जो हमने तीनों भी टाइप्स पढ़ी हैं। पहली टाइप हमने क्या पढ़ी थी, कार्टिलेज मैट्रिक्स की, ठीक है, या हाइलेन कार्टिलेज जो हमने पहली टाइप अभी पढ़ी, वो हमारे पास यहाँ पे टाइप हैं। 3 टाइप्स हमने कार्टिलेज की पढ़ी। पहले कौन सी पढ़ी, हाइलीन कार्टिलेज। ये हाइलीन कार्टिलेज की पिक्चर है आपके पास। यहाँ पे जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये जिस स्पेस में जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्ड्रोसाइट जो हैं दे आर कार्टिलेज सेल, ऐसे मैंने बताया था। और ये कार्टिलेज सेल जो है स्पेशल स्मॉल स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट है। दैट स्मॉल स्पेसिस आर नोन एज लैक्यूनी, मैंने आपको बताया था, तो ये वही है। और ये दरमियान में, ये तो सेल्स हो गए ना, सेल्स के दरमियान में जो एरिया है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, यानी कि कार्टिलेज मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट है। और ये पूरा का पूरी जो टाइप है दैट इज नोन एज हाइलीन कार्टिलेज। सेकेंड टाइप पे अगर आप लोग आते हो बुक पे जो आपको शो हो रही है दैट इज नोन एज फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज हमने क्या पढ़ा था कि इट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ द बॉडी दैट एक्सपीरियंस हाई स्ट्रेस एंड टेंशन। कॉमन एग्जांपल अभी मैंने आपको इनकी दी थी, इन्वर्टिब्रल्स डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये देखो यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है। थर्ड टाइप अगर आप देखें अभी जो हमने स्टडी की कार्टिलेज की, डेट इज नोन एज इलास्टिक कार्टिलेज। और ये यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम जो हैं वो प्रेजेंट हैं। पेरिकॉन्ड्रियम क्या थे, ये लेयर थी, ये देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये आपको शो कर दिया इन्होंने। देखो ये लेबलिंग की हुई है पेरिकॉन्ड्रियम। व्हाट इज पेरिकॉन्ड्रियम, अभी मैंने आपको बताया कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, ये एक लेयर है किसकी, कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसने कार्टिलेज को सराउंड किया होता है। ये कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज को जिसने सराउंड किया है एक लेयर है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इस लेयर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, इस लेयर के अंदर ये जो पिंक कलर की आपको नज़र आ रही है पेरिकॉन्ड्रियम, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई है। और इस लेयर का मेन फंक्शन क्या था कि इट कंटेन ब्लड वेजल, लिम्फेटिक वेजल्स एंड नर्व्स, और ये सप्लाई करती थी क्या, डिफरेंट यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हमारे पास आएंगे, ब्लड आएगा, कार्टिलेज टिश्यू को ये सप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ ली, 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली किसकी, कार्टिलेज की। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें आपकी बुक के बिल्कुल नीचे इसी डायग्राम के नीचे यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। इधर से पढ़ लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे आप लोग राइट भी कर लें। इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंसेस जो हैं ये अक्सर पेपर में आते हैं, 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है एक्सटर्नल कवरिंग का, बोन की एक्सटर्नल कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं। पहले भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। और जो कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग है डेट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। क्लियर है। पहला डिफरेंस क्या हो गया, दोनों की एक्सटर्नल कवरिंग की बात हो रही है। एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज पेरोस्टियम, ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं जब हमने बोन पढ़ा था। कार्टिलेज में जब हमने आज स्टडी किया तो कार्टिलेज की जो एक्सटर्नल कवरिंग थी डेट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। फिर सेल टाइप्स की बात होगी, बोन के अंदर जो सेल प्रेजेंट थे वो 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे। कौन कौन से, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसिस्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। जबकि कार्टिलेज में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं डेट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर। बोन्स में कितनी टाइप के सेल प्रेजेंट हैं, 3 टाइप्स के। कार्टिलेज में कितनी टाइप्स के सेल प्रेजेंट हैं, ओनली 1 टाइप। उसके बाद बात है थर्ड जो इनका डिफरेंस आ रहा है डेट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स।
बोन कंटेन कैल्शियम क्रिस्टल एंड कोलाजन फाइबर। बोन के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? कैल्शियम क्रिस्टल और कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है। जबकि इन केस ऑफ कार्टिलेज इट कंटेन कोलाजन एंड अदर फाइबर। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? कोलाजन और अदर फाइबर प्रेजेंट है। यहाँ पे कैल्शियम क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं होते। बोन्स में ब्लड वेजल्स बेटे प्रेजेंट हैं, ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास लिम्फेटिक वेजल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आते हैं। जबकि कार्टिलेज में क्या होगा? हमारे पास ये एब्सेंट होंगे। ग्रोथ एंड रिपेयर हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड रिपेयर देमसेल्फ थ्रू आउट द लाइफ। बोन के अंदर एबिलिटी होती है, अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी हमारी बोन्स को दी हुई है, हमारी हड्डियों को दी हुई है कि ये ग्रो और रिपेयर कर सकती हैं थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि आप अक्सर आपने सुना होगा, देखो हमारी अक्सर बोन जो है बेटे अगर टूट जाएं या फ्रैक्चर हो जाएं तो उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से रिकवर कर जाती हैं, बोन्स ठीक हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसे सुना हुआ है ना आपने? तो ये उनके अंदर एबिलिटी है कि बोन जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो ग्रो भी करती रहती हैं और साथ साथ उनका रिपेयर का प्रोसेस भी जो है वो भी कंटिन्यू रहता है। जबकि इन केस ऑफ कार्टिलेज इट हैज़ लिमिटेड एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ एज इट हैज़ नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई। कार्टिलेज की जो रिपेयरिंग एबिलिटी है वो बहुत कम है, अभी मैंने आपको बताया था। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता और यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है? डिफ्यूजन है। यही वजह है कि कार्टिलेज को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज और ये डिफरेंसेस आपने ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, आपकी बुक में है, वेल एंड गुड। अगर ये आपकी बुक में ना होते देन भी मैं आपको ये खुद से राइट करवा देती, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। अब ये बुक में है, आप लोग यहीं से इसको याद कर लो। अब हमारा बेटे बोन और कार्टिलेज दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, डैट इज अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन स्केलेटन। जो पूरी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है उसमें बोन्स की अरेंजमेंट कैसी है, कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उनके नेम्स क्या हैं, सारे अब हमने डिटेल से पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। ये सारे नाम आपने साथ साथ याद करने हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर छोड़ दोगे कि एक ही दिन में सारा कुछ याद करूँगा तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए कोशिश करनी है कि इनको साथ साथ इनके नेम्स याद करें। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन स्केलेटन। Human skeletal system consists of 206 bones. Skeleton has two main divisions, that is axial skeleton and appendicular skeleton. मैंने आपको क्या बताया? अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी? हमने सिंपल यहाँ पे एक ही लाइन पढ़ी है। अभी तक क्या पढ़ा हमने कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो इंसान है, हम हैं, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो बोन्स हैं वो कितनी हैं? 206 हैं। ठीक है, और स्केलेटन को हम दो मेन डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक कौन से आते हैं आपके पास? अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हम बात करेंगे बेटे एक्सियल स्केलेटन की। Axial skeleton form the axis of the body. Its bones support and protect the organ of the head, neck, and chest. It consists of skull, ribs, spine, and sternum. Number A, skull. It consists of following 22 bones: 8 cranial bones from cranium brain box. The two paired bones are parietal bone and temporal bone. The four unpaired bones are frontal bone, occipital bone, ethmoid bone, and sphenoid bone. 14 facial bones are attached to the cranium. The 6 paired bones are lacrimal, zygomatic, nasal bone, inferior nasal concha, maxilla, and palatine. The 2 unpaired bones are mandible, jawbone, and vomer. बेटे हमने क्या किया कि मैंने आपको बताया कि जो पूरा ह्यूमन स्केलेटन है इसको हम लोग दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होंगे एक्सियल स्केलेटन और एक हमारे पास होंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले जो टॉपिक मैंने अभी रीड किया डैट इज़ नोन एज एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है बेटे ये हमारी बॉडी का एक्सिस बनाता है, इट फॉर्म द एक्सिस ऑफ द बॉडी, और इसकी बोन जो हैं वो सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं ऑर्गन्स को। किन के ऑर्गन्स को बेटे? हेड के ऑर्गन्स को, यानी कि हेड के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, नेक के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट हैं, चेस्ट के अंदर जो प्रेजेंट हैं, और इसमें कौन कौन से हमारे पास ऑर्गन्स आ जाएंगे? इट कंसिस्ट ऑफ स्कल,
रिब्स, स्पाइन एंड स्टर्नम, ठीक है। ये 4 चीज़ें इसमें आएंगी, स्कल आएगा, रिब्स आएंगी, स्पाइन आएगी और स्टर्नम आएंगे। कहाँ आएंगे? एक्सियल स्केलेटन में। किस में बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम बात करेंगे स्कल की, बारी बारी हमने हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम क्या बात करेंगे? स्कल के बारे में। नंबर 1 स्कल। इस टाइम मैं सिर्फ आपको स्कल पढ़ा रही हूँ। स्कल क्या होता है? आपको हमारा जो सर है पूरा ऊपर नजर आ रहा है आपको, जो आपका, दैट इज नोन एज स्कल। हमारा स्कल में टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट है। स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं? 22 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी? 22। इसको अंडरलाइन करो। हमारे स्कल में, हम स्कल पढ़ रहे हैं इस टाइम, बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्कल क्या है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है सारा, दिस इज नोन एज स्कल, इसको स्कल कहते हैं, ठीक है। स्कल में टोटल कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स हैं। स्कल को हम लोग 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्रेनियल बोन्स और एक को हम लोग क्या कहते हैं? फेशियल बोन्स। क्या मैंने कहा? स्कल को हमने 2 बोन्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स बना दिए बोन्स के। एक को हमने क्या नाम दिया? क्रेनियल बोन्स, और एक को हमने क्या नाम दिया? फेशियल। क्रेनियल बोन्स जो सिर्फ हमारे ब्रेन की अंदर सारी आएंगी, सर के अंदर, और फेशियल जो हमारे फेस से रिलेटेड होंगी, उनको हम लोग फेशियल बोन्स कहेंगे। पहले हम बात करेंगे बेटे क्रेनियल बोन्स की। 8 क्रेनियल बोन्स, 8, ठीक है। 8 क्रेनियल बोन जो हैं वो क्या बनाती हैं? मिलके ब्रेन बॉक्स बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। 8 बोन्स इकट्ठी हो जाती हैं। कौन सी बोन्स? क्रेनियल बोन्स, ठीक है। ये बोन्स कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स, और उसका नाम क्या होता है? क्रेनियम। अच्छा, टोटल कितनी थी? 8। 2 यहाँ पे पेयर्ड बोन्स हैं। जो पेयर का मतलब क्या होता है? जो इनके पेयर होते हैं, 2 बोन सेम, 2 बोन सेम, इस तरह की बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? पेयर की फॉर्म में। 2 पेयर्ड बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन। और बाकी जो 4 अनपेयर बच गई, उनको, वो कौन कौन सी हैं? उनके नाम क्या हैं? फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, एथमाइड एंड शेफेनॉइड। इनके आपने नाम याद करने हैं फिंगर टिप्स पे। उसके बाद आपके पास आती हैं 14 फेशियल बोन्स, जो हमारे फेस की बोन्स हैं। दे आर, कितने इनके नंबर कितने हैं? 14 है। और ये बोन्स जो हैं, जो हमारे फेस की हैं बेटे, ये अटैच होती हैं हमारे क्रेनियम के साथ। किसके साथ? हमारे क्रेनियम के साथ। इनके भी ऐसी पेयर और अनपेयर्ड जो हैं वो बोन्स इनकी हैं। जो पेयर्ड बोन्स हैं फेशियल की बोन्स की, वो कितनी है? दे आर 6 इन नंबर। कितनी है? 6 इन नंबर है। उनके नाम क्या क्या हैं? लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कॉनिका, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। और जो 2 अनपेयर्ड बोन्स हैं, उनके नाम क्या है? मैंडिबल, यानी कि हमारी जॉ बोन। एक ऊपर वाला अपर जॉ, और एक कौन सा आपका आता है? लोअर जॉ आता है। और दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी अनपेयर्ड बोन है? डेट इज नोन एज वूमर, ठीक है। तो ये जो बोन्स के नाम है ना, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। हमने जो अभी बोन्स पढ़ी है ना, वो हमने किसकी बोन्स पढ़ी हैं? सिर्फ और सिर्फ स्कल की। टोटल बोन्स कितनी हैं? 22 हैं, ठीक है। ये सारी बोन्स मैं आप लोगों को एक पेपर पे लिख दूंगी, नंबरिंग भी लिख दूंगी, वो आपके लिए याद करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने आज किसकी बोन्स पढ़ ली? स्कल की पढ़ ली। क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन। क्रेनियल बोन्स कितनी है? 8 हैं। फेशियल बोन कितनी है? 14 है। आगे इनका सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको ये सारा स्ट्रक्चर, पहले मैं सारी बोन्स याद करवा दूँ, सबके नाम याद करवा दूँ, फिर मैं एक एक स्ट्रक्चर आपको सारा साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो बेटे आपने सिर्फ यहीं तक, यानी कि क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स के नेम्स याद करने हैं, ठीक है। यहीं तक आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि मिडिल ईयर की जो बोन्स हैं, वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।